पहले पार्ट में ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन पूछी है उन्होंने। दूसरे पार्ट में मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बनानी थी। आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हमेशा अट्रैक्टिव और रेडियल होती हैं। सही है। Satellite is in a circular orbit around the planet. Explain with reference to your answer in B part 1 why the path of the satellite is circular. ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सर्कुलर मोशन के बारे में जब भी सवाल आएगा तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स और वेलोसिटी अगर 90 डिग्री पर होंगे तो आपको पता है कि मतलब फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड सेंटर, वेलोसिटी की डायरेक्शन है टेंजेंट टू द सर्किल। सही है। तो आपके पास मोशन कैसा हो, सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है। देन उसके नेक्स्ट पार्ट में उसने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछी है जिसका फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। टाइम पीरियड, क्योंकि ये बात हो रही है एन ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर, तो इक्वेटर पर पूरा एक राउंड काटने के लिए, कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगेगा? 24 आवर्स लगेगा। तो इसलिए टाइम इन्होंने दिया हुआ नहीं है। किसी क्वेश्चन में अगर कोई चीज नहीं गिवन हो तो उसकी फिर हिंट की तरफ जाएंगे क्या ऐसी चीज गिवन है जो आप यूज करेंगे। तो इससे आपने निकालनी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देन पार्ट 2 डिस्क्राइब हाउ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट गिव राइज टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आपको पता है दो फोर्सेस लग रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है व्हिच इज एक्टिंग towards the center of the circle which is acting as a centripetal force. क्या समझते हैं? एक ऑब्जेक्ट है, इक्वेटर पे रखा है, अब इस पे कितनी फोर्सेस हैं? कौन कौन से? और सर्कुलर मोशन है या नहीं है? तो फिर फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी अनबैलेंस्ड होंगी? अनबैलेंस होगी ना, वरना सर्कुलर मोशन किस खुशी में हो रहा है? अनबैलेंस का मतलब ही क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस बराबर नहीं है, ये लिख दो बस। क्या पूछा है क्वेश्चन, पढ़ो। जो दो फोर्सेस हैं उनकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों है? जब वो खुद कह रहे हैं पूरे क्वेश्चन में कि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है। दोनों फोर्सेस के नाम, उनकी डायरेक्शंस और उनको इक्वल नहीं होने की वजह से द रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपने लिखना होगा। बेटा हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग। वाटर इज सप्लाइड विद थर्मल एनर्जी E, तो थर्मल एनर्जी E और लिखा हुआ है नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वर्क डन हो गया 0, तो इनका सम कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। फिर आपको गिवन इन्होंने जो दिया है वो क्या दिया है गिवन? वो कह रहे हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सेम एज इन बी पार्ट 1। तो मैं बी पार्ट 1 वाली जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली ऐसे ही यहाँ लिख दूं, नहीं लिख दूं? फिर causes the volume of water to increase so that the work done is, कैसे होगा वर्क डन? नेगेटिव पॉजिटिव? वर्क डन नेगेटिव है। और ये दो बातें उन्होंने आपको पहले से खुद बता दी। ठीक है। अब हमें पता है डेल्टा यू बराबर होता है डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन क्यू निकालना है तो हम लिखेंगे डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा यू जो है वो आपके पास है प्लस ई, उसमें से माइनस करना है माइनस डब्ल्यू को, तो ये हो जाएगा प्लस ई प्लस डब्ल्यू। पहले थर्मल एनर्जी कितनी प्रोवाइड की थी? पहले थर्मल एनर्जी कितनी प्रोवाइड की थी? प्लस ई। कितने टेम्परेचर चेंज के लिए? 8 के लिए। अभी भी टेम्परेचर डिफरेंस 8 ही है, 8 to 16 कितनी है? लेकिन एनर्जी हमने ज्यादा प्रोवाइड की है, तो इसका मतलब क्या है? हीट कैपेसिटी
फ्रॉम 8 to 16 ज्यादा है या कम है? एनर्जी रिक्वायर्ड बिटवीन 8 and 16 इज ग्रेटर, hence between 8 and 16 specific heat capacity is greater. सेम टेम्परेचर चेंज के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो उसका मतलब है between 0 to 8 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम थी, 8 to 16 हीट कैपेसिटी बढ़ गई। अच्छा देखो ये सी पार्ट 1, मतलब मैं आपको बोलूंगा लेट से उस वक्त दिमाग में आपके नहीं आ रहा, ऐसा होता है। और ये सेम काम अभी जहां पर आप फंसे थे यहां पर भी फंसे थे। हर क्वेश्चन में ये 1-2 मार्क्स हो सकते हैं जिसमें सजेशन, जिसमें रीजनिंग को डालेंगे और आपको फंसाएंगे इसीलिए कि आप 1 मार्क तो ले लें लेकिन आपके 4 मिनट चले जाएं। तो अक्लमंद तो आप है नहीं मेरे ख्याल में, तो भाई उस वक्त नहीं जवाब दें आप उसका, आप भी खड़े होके उस वक्त ही बताना है उस क्वेश्चन का आंसर जिसमें फंसे हुए। मार्क मिल कितना रहा है? 1। और नोट कर लीजिएगा उस 1 मार्क को, नोट जो ना सोचने के लिए कि यार ये होगा कैसे होगा कैसे, में 4-5 मिनट जाया कर दोगे, वहां एग्जामिनर कामयाब हो जाएगा, आप 1 मार्क लेके भी फेल हो जाओगे। फेल होने का मतलब ये है कि वो उसने तो कामयाब हो गया, वो उसने तो करना ही नहीं था। भाई आप छोड़ दें उस वक्त 1-2 मार्क्स को, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये नहीं कमाने 1-2 मार्क्स हमको, हमें 70% सिक्योर करने हैं ना, तो इन 1-2 को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जिसके लिए मैंने आपको क्या बोला, आप क्वेश्चन करें, 10 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन है, अगर उसमें 70-80% मार्क्स आपने कर लिए ना, तो आप सुकून से बैठे आगे जाए। वो बाकी के जो बच जाएंगे, आखिर की आधा घंटा इतना होगा कि पेपर आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत टाइम। तो इसलिए ये नहीं करना, ये जो जिद्दी बच्चे होते हैं ना, बैठकर एक ही क्वेश्चन को बैठ के करते रहते हैं, ये यही फंसते हैं। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट करनी है तरीके से, 2 घंटे का पेपर है, सुकून से इजी टू हार्ड जाएंगे, आसान चीज पहले कर लें जो आपको फौरन फौरन समझ आ रही कर लें। मैक्सिमम पेपर आपका हो गया, 70-80% पेपर आपका हो गया, बचा कितना? 20%। उसमें अब आपका दिमाग ना भी चले या परेशान भी हो तो आपका इफेक्ट उन क्वेश्चंस में नहीं आएगा जो आप सुकून के दिमाग के साथ बगैर किसी एरर के, बगैर गलती के कर लेते। वरना होता ये है कि याद की भी डेफिनेशन गलत गलत लिख कर आएंगे और ये वाले फ्री के मार्क्स भी चले जाएंगे। ये फ्री के मार्क्स हैं, इसमें सिंपल डेफिनेशन है, तो अब तक तो रटी भी होगी, इसमें देखो किसी का मार्क नहीं कटना चाहिए, ये भी कटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है किसी ने? बेटा ये थ्योरी, ये डेरिवेशन, जी बेटा बी बता दो। पीवी का फॉर्मूला क्या था और पीवी का एक और फॉर्मूला क्या था? सही है, इन दोनों फॉर्मूला को यूज करेंगे तो पीवी को सब बनाएंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी। एन से एन कैंसिल हो गया, तो केटी आपके पास ई के इज इक्वल टू 3/2 केटी की तरफ इसको लेकर जाना है। फिर इसके बाद आगे बताया हुआ भी था, आप लोगों को याद होगा, ई के बराबर होता है हाफ एम सी स्क्वायर के, तो 2 ई के हो जाता है एम सी स्क्वायर। तो जब आप एम सी स्क्वायर की जगह 2 ई के लिखेंगे वो बन जाएगा। जो डेरिवेशन है याद करनी है, मैंने आपको बताया, ये भी फ्री का मार्क है। देखो फ्री फ्री के मार्क्स कितने मिल रहे हैं। अच्छा जी, अभी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था ना पीछे, ई के इज इक्वल टू, इसमें ही ई के की जगह क्या लिख दिया? हाफ एम सी स्क्वायर, लेकिन वो सी को यू कह रहे हैं तो इसलिए हमने भी उसको क्या कर दिया? हाफ एम यू स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 3/2 के टी। और टी की वैल्यू जो है सेल्सियस में दी है इसलिए उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। के आपको पता है कांस्टेंट होता है, यू निकालना है, मास गिवन। सही है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, क्या लिखा हुआ है? At all times the gas and the container remain in thermal equilibrium। मतलब क्या है, ना हीट लूज हुई है ना हीट गेन हुई है। इसका मतलब है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है? और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्पीड चेंज होगी नहीं होगी? टेम्परेचर से स्पीड चेंज होती है, जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी। इसलिए सिर्फ प्रेशर तो बढ़ रहा है, सही है, वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ तो रहा है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही क्योंकि टेम्परेचर चेंज
नहीं हो रहा। एम्पलीट्यूड कितना है इसका? पीक टू पीक का हाफ, सही है। 8 और 2 16, 16 का आधा, सही। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड कितना है? 4 सेकंड इसका टाइम पीरियड है, उससे आप निकाल लीजिएगा, ओमेगा आ जाएगा 2 पाई/t से। ठीक है। एनर्जी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताएं। हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट इज एम्पलीट्यूड, वो भी हम पीछे निकाल चुके हैं। फिर बेटा ऑन फिगर 4.2 स्केच द वेरिएशन विद काइनेटिक एनर्जी, कैसा ग्राफ बनेगा? बेटा ये ग्राफ में आप मुझे देख के बताएं, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? 18 और 2 और 18 दोनों पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। 2 पे भी मैक्सिमम है, 18 पे भी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। और जहां जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाली कितनी है, तो वो कितनी होगी? मैक्सिमम 0.29 होगी। और आपने काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? ये वही ग्राफ बनाया, सिर्फ फर्क ये है कि ये वैल्यूज का एच के हिसाब से आपने उसका ख्याल रखना। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख देंगे सब लोग। इस ग्राफ को देख के बताएं रेडियस कितना है इसका? 0.06, क्योंकि हमें पता है इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा रेडियस। रेडियस मिल जाए तो चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पोटेंशियल पता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? ये कितना है, कितना दिया हुआ है? ये 850 है। v का फॉर्मूला क्या होता है? Q/E0 r। तो Q निकाल लेना, Q निकाल लेना, सही है। Two spheres are identical to the sphere in B. Each sphere has the same charge as sphere B. The spheres are held in vacuum so that their centers. Energy का फॉर्मूला बताओ। Q upon 4/E0 r। सब कुछ पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आंसर आ जाएगा। दोनों का Q सेम है, वो कह रहे हैं आपसे। R सेपरेशन है, गिवन है। फिर लिखा हुआ है पार्ट आगे, the two spheres are now released simultaneously so that they are free to move. Describe and explain the subsequent motion of the spheres. दोनों पे चार्ज सेम चार्ज है, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने का मतलब है दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, किस तरफ? ऑपोजिट साइड्स पर। अब फोर्स लगा रहे हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो सकता है, इक्वल और ऑपोजिट फोर्स होगी, दोनों का इक्वल और ऑपोजिट चेंज इन मोमेंटम होगा, क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। तो दोनों का इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मोशन के बारे में जितना बता सकते हैं आप बताएं। सेम चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, सेम फोर्स लगा रहे हैं, सेम चेंज इन मोमेंटम होगा, सेम चेंज इन वेलोसिटी होगा, ये सब आप बता सकते हैं। ठीक है। सिक्स पॉइंट थ्री, रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ V विद T। V बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है? बेटा V इज द वोल्टेज ऑफ, क्या बता रहे हैं? V इज द वोल्टेज ऑफ, लेकिन मैं वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर को वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर भी कह सकता हूं, क्योंकि ये आपस में पैरेलल में लगे हैं। तो वट एवर इज द वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर इज द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर जैसे ही स्विच क्लोज करोगे चार्ज होना शुरू होगा, डिस्चार्ज होना शुरू होगा। और जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा उसका वोल्टेज
कम होगा तो रेजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज कम होता जाएगा, जो आपने यहाँ एक्सप्लेन करना है इस वाले में। कह रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस resistor is the voltage across capacitor. When the switch is closed, the capacitor सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा, वो क्लास के बाद बता दीजिएगा। ठीक है। तो फिर मैंने कितने लिखी? कम हो रहा है, दोनों का वोल्टेज सेम है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज कम होगा तो उसका भी कम होगा। Use figure 6.2 to show that the time constant of the circuit is 5.5 seconds. कर लिया था ये? फॉर्मूला क्या लगेगा? माइनस टी अपॉन सी आर। अब मुझे टाइम कांस्टेंट निकालना है, मतलब सी आर निकालना है, तो मैं टी को इक्वल्स टू सी आर लिख एट टाइम सी आर, हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट ई की पावर -1। Q नॉट आपको दिया हुआ है 0 पॉइंट कितना है, 0.9 एक्सपोनेंट -3 इंटू ई की पावर -1 कितना है? कितना है? अरे मैंने एट टाइम टी इज इक्वल टू सी आर लिखा है बेटा, तो सी आर से सी आर कैंसिल हो जाए, क्या होगा? ये बेटा ये पढ़ लिया आप लोगों ने या नहीं पढ़ा? क्या मतलब है? क्या मतलब है? यहाँ मैंने क्या लिख दिया? अच्छा अरे चैंपियन तुम्हारे, देखा तो मैंने एट टाइम टी विच इज इक्वल टू सी आर अज्यूम करके मैं निकाल रहा हूँ कि उस टाइम पर जो इक्वल टू सी आर है कितना चार्ज बचना चाहिए। आप समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ बेटा टाइम देखे ना, निकालो, बताओ कैसे निकालो? टाइम 6 ले लें, क्यों? हाँ ले लो मुझसे। क्या
ठीक है, फिर सही जिनसे नहीं हुआ वो सीख लें यहाँ से। इसमें क्या लिखा है? आपसे हो गया ना प्रूफ, आप कर लिए, खत्म होगी बात। भाई हर एक चीज के बेनिफिट्स 50 हो सकते हैं। मैंने आपको जो नोट्स में लिखवाया था मैंने क्या लिखवाया था, एट टाइम सी आर मैंने सॉल्व करवाया था। एट टाइम इक्वल्स टू सी आर, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन ई। लिखवाया था नहीं लिखवाया था? नोट्स पढ़े हैं आप लोगों ने? एट टाइम टी इज इक्वल टू सी आर, क्यू की वैल्यू क्या थी, क्यू नॉट अपॉन ई थी या नहीं थी? और उसका आंसर आ रहा था तकरीबन 70% के करीब कोई आंसर आ रहा था। भैया आप बताएं, कैलकुलेटर आपके पास है, क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? मिली में बताओ कितनी आ रही है? 0. अब 0.33 एक्सपोनेंट -3 जो ग्राफ में टाइम बता रहा है, कितना आ रहे हैं? सही है। जीरो पॉइंट थ्री थ्री पे वैल्यू बढ़ो। हमें निकालना क्या था, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का मतलब है कि एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम व्हिच इज इक्वल टू सी आर। सो टाइम टेकन शुड बी इक्वल टू सी आर। और भाई हमारी कंडीशन है यहाँ पे कि वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन व्हिच इज एक्चुअली इक्वल टू सी आर। So in this equation t is substituted by cr, cr से cr हो गया कैंसिल, जो बचा -1। अब e की पावर -1 की जो भी वैल्यू है उसको q नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, और q नॉट आपको गिवन है, उससे आपको पता चल जाएगा कि एट टाइम cr वैल्यू होनी कितनी चाहिए। तो अब आपको वैल्यू ऑफ cr भी पता चल जाएगी। दोबारा बताया तो मेरा क्या, तुम लोगों का पेपर है कल, तुम्हारा टाइम दोबारा बताओ भाई, ये फॉर्मूला है ना, इसमें t को कहते हैं टाइम टेकन। वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन which is actually equal to cr, which means we have to find out the time constant. Time constant is the time taken which is equal to cr. So time taken is substituted by cr, right? cr से cr cancel, बचा -1, बाकी मैथ। अब जो q आया है वो ग्राफ में जाकर पढ़ लो, उसमें टाइम कितना आ रहा है, वो cr के बराबर। और ये काम मैंने नोट्स में कराया हुआ है, आप एक दफा देख लीजिएगा। टाइम कांस्टेंट की हेडिंग में ही कराया है कैपेसिटेंस के चैप्टर में, वहां पर लिखवाया हुआ है ये सब कुछ, ये इसमें पहली मर्तबा नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी टाइम की। अच्छा जी, कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस होती है Q अपॉन V, कितना Q कितना V, ठीक है, तो वो आप कर लेंगे। उसके बाद R निकालना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है RC, तो हमें R निकालना है, तो ये हो जाएगा टाइम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय C। C आप पीछे निकाल चुके होंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी
की डेफिनेशन लिखनी है। टी निकालो ना, क्यू अपॉन टी से निकालो। ये पीछे निकाला ये वाले। हाँ बेटा कल ही एग्जाम है, तुमने होगा ये कैसे सवाल कर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन आप लिखेंगे। उसके बाद आपके पास for a long straight current carrying conductor carrying unit ampere current 90 degree to the magnetic field lines, ठीक है, the force acting per unit length on the conductor will be equal to magnetic flux density. Short में ये the for long straight wire equal to magnetic flux density. जी बिल्कुल। अच्छा जी, explain why the current causes, अब मुझे लगता है शायद ज्यादा तैयारी हो गई, बच्चे तफरीयां करना शुरू हो गए। Explain why the current causes a vertical force to act on the coil. Force vertical क्यों है? वायर में करंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। वो कह रहे हैं, देखो हमेशा इसके क्वेश्चन का आंसर इस तरह भी होता है, एक्सप्लेन वाई को ना पढ़े आप, सही है। अब पढ़े आगे क्या लिखा है, द करंट कॉजेज अ वर्टिकल फोर्स टू एक्ट ऑन द कॉइल। अब पढ़े एक्सप्लेन वाई। मतलब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन देते हैं, सिर्फ आपने बताना होता है कि ऐसा क्यों है। तो जो आगे लिखा हुआ है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन है। इस मीन्स के ये बता रहे हैं कि फोर्स कैसी है, वर्टिकल है। फोर्स वर्टिकल है और आपको पता है कि वायर में करंट है और मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकल क्यों होगी, क्योंकि बाकियों की डायरेक्शन कैसी है, वो आप अगर फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कॉइल में कैसी है, वो वर्टिकल है। कैसे, इसमें है करंट इधर, ये हॉरिजॉन्टल है, क्या चीज, करंट हॉरिजॉन्टल है, और इसी की डायरेक्शन में पैरेलल टू आपके पास इसके इस प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, व्हिच मींस मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल है। जैसे कि आप यहाँ पर हाथ रख लें तो फोर्स कहाँ होगी, तो इन दोनों फिंगर्स को देखें, ये कौन से प्लेन पे है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो ये थंब कहाँ आ रहा है, अपवर्ड्स आ रहे हैं, वर्टिकल प्लेन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के हिसाब से आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड and the direction of current are in a plane horizontal, are in a horizontal plane, ठीक है। So the direction of force is vertical. क्या चीज, हाँ, और ये भी मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेनेशन के सवाल ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है, आप उसको उस वक्त नहीं कीजिए। छोड़ देंगे सर, बहुत नहीं। पी निकालना है, सर डिटरमिन। पीछे वाला आंसर एक बार रिपीट कर सकते हो? जी बेटा, आप पीछे वाला आंसर एक बार रिपीट कर सकते हो? मैग्नेटिक and magnetic field and are in a horizontal plane 90 degree to each other, hence magnetic force is vertical. Then B निकालना है आप लोगों ने। वर्टिकल तो खुद कहा है ना, हमने थोड़ी कहा।
का फॉर्मूला क्या होता है? DIL, लेकिन वो सिंगल वायर के लिए होता है। ये पूरा कॉइल है, पीछे उन्होंने टर्न्स दी गई है ना, कितनी टर्न्स है? 40 टर्न्स का कॉइल है। सही। F की जगह पे क्या आ जाएगा? mg इज इक्वल टू बिल n, तो B निकालना है, mg अपॉन ILN, तमाम वैल्यूज गिवन है, निकाल लेंगे। डिटरमिन व्हाट इज नाउ द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर। यहां पर लिखा हुआ है पहले रीडिंग कितनी थी? 0.00, और बाद में रीडिंग हो गई 2.16। तो इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू करंट है, ड्यू टू करंट डाउनवर्ड है। टाइम बैलेंस पे रीडिंग इंक्रीज हुई है ना, तो करंट की फोर्स कहाँ है? मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगी? FB जो है ना मैग्नेटिक फोर्स, वो अपवर्ड होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। पहले रीडिंग कितनी थी? 0.563, और अब रीडिंग कितनी हो जाएगी? क्योंकि कुछ वेट बर्दाश्त किसने कर लिया है? मैग्नेटिक फोर्स ने बर्दाश्त कर लिया है। तो रिजल्टेंट फोर्स या रीडिंग निकालने के लिए 0.563 में से माइनस कर देना जो mg की वैल्यू आएगी। mg में जो m है वो ये यूज होगा 2.16 ग्राम, लेकिन इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है। 2.16 क्या है? मास है। ये क्या है? ये फोर्स है। ऐसा कैसे हो सकता है न्यूटन में से तुम ग्राम माइनस करना शुरू कर दो? स्टेट लेंज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Induced EMF will oppose the change producing it. I का फॉर्मूला होता है I नॉट, तो I नॉट इज X। बताएं I नॉट कितना है? जितना भी है तो लिख लीजिएगा। Y T है, ओमेगा T है, तो व्हाट इज Y? Y इज ओमेगा, और Y की जगह पर हम लिखते Y अपॉन T। टाइम पीरियड कितना है? 0.04। कर लेंगे यहां तक? ये हो गया। आगे चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? RMS वैल्यू। बेटा RMS से V नॉट निकालना आता है? VRMS होता है V नॉट अपॉन √2। तो आपने V नॉट निकालना है, तो 4.6 इंटू √2 कितना हुआ? 6.5 हो गया। तो पीक वैल्यू हो गई 6.5, और टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड है 0.04। वैसे इसलिए नहीं बन रहा, ऐसा खूबसूरत नहीं लगेगा, ये अच्छा लग रहा है। ये ऐसे इसलिए बन रहा है, इसका फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। और ये लिख लें, यही तो बता रहा हूँ, यही तो बता, सुनते हो नहीं, अपनी आपस में बातें करते करते बीच में जो कंफ्यूज हो जाते हो वो पूछ लेते हो। मैं यही बता रहा हूँ, दोबारा सुने कि आप लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्मर पढ़ने के लिए बोला था, और जितना पढ़ने के लिए बोला था उतने का ही सवाल है। अब ये भी होशियार हैं, ट्रांसफॉर्मर तो नहीं दे रहे लेकिन कॉन्सेप्ट वही दे रहे, और उतना ही अभी मैं लास्ट क्लास में भी आपको कहा था कि आप पढ़ लीजिएगा। आप उसको समझें। ट्रांसफॉर्मर में कितने कॉइल्स हैं? कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आप अप्लाई करते हैं AC सप्लाई, और सेकेंडरी में आपको इंड्यूस्ड वोल्टेज मिल जाता है। ऐसे ही होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ द EMF इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, हाउ,
तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द प्राइमरी कॉइल थ्रू द सेकेंडरी कॉइल ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, यही लिखेंगे ना। अब मुझे एक बात बताएं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टेटमेंट क्या है? प्राइमरी कॉइल में करंट मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी मैक्सिमम है, फ्लक्स मैक्सिमम। सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए। चेंज मैक्सिमम कब होगा? जब प्राइमरी कॉइल का करंट जीरो। सही है? कितने लोगों को ये बात समझ आई? हैंड रेस करें। अरे तसल्ली है नहीं, तसल्ली रखोगे तो समझ आ जाएगा, तसल्ली में रखो थोड़ी सी। प्राइमरी कॉइल और फिर से वहीं से शुरू करना पड़ेगा। नहीं रहेगा तो मसला ये, 2 मिनट सबर तो कर दो। अच्छा सुना तो बताओ। नहीं ऐसा दो कॉइल्स है, प्राइमरी और प्राइमरी कॉइल में करंट मैक्सिमम, ये लिख लीजिएगा, प्राइमरी कॉइल में करंट तो फ्लक्स मैक्सिमम, ये तो हो गया प्राइमरी कॉइल की स्टोरी। सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब सेकेंडरी कॉइल में कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए। चेंज मैक्सिमम कब होगा? जब प्राइमरी कॉइल का करंट मैक्सिमम से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो चेंज मैक्सिमम हो जाएगा। अब चेंज मैक्सिमम होगा तभी सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जब मैक्सिमम है उस वक्त प्राइमरी कॉइल में करंट कितना है? 0। अब ये बोलेगा सर अभी भी आपको बताया तो नहीं ये वाला। वो तो सब ठीक है सर, ठीक है ना, बताया। ये क्या लिखा हुआ है? ये है प्राइमरी का करंट। किसका करंट? प्राइमरी का करंट। ये कौन है? ये सेकेंडरी है। अब भले ये ट्रांसफॉर्मर नहीं बना हुआ लेकिन कहानी तो फिर भी वही है। एक कॉइल से दूसरे कॉइल में आप ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हो। जब इसका करंट मैक्सिमम होगा तो इसका फ्लक्स मैक्सिमम होगा, लेकिन इसका ईएमएफ मैक्सिमम थोड़ी होगा। इसका ईएमएफ तो मैक्सिमम तब होगा जब चेंज मैक्सिमम होगा, और इसके चेंज को मैक्सिमम करने के लिए प्राइमरी का करंट शुड बी 0। अब देखें टाइम 0 पे प्राइमरी का करंट कितना है? 0। और 0 से मैक्सिमम होने में कितने फेज डिफरेंस आया? ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। एक पूरी वेव कितने में बन रही है? 0.04 में। तो अगर 0.01 का फेज डिफरेंस है तो ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर आपने ये वेव बनानी है। अब आप नीचे से ऊपर भी बना सकते हैं और ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिल्कुल सेम बना दी तो आप क्या शो कर रहे हैं कि फेज डिफरेंस नहीं है। और फेज डिफरेंस शो करना मस्ट है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस होने के लिए the change has to be maximum. In order for the change to be maximum, the current of the primary has to be 0, which means कि अगर आप एंगल की टर्म्स में बात करें तो आप एक्चुअली 90 डिग्री का फेज डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं स्टोरी ना सुना तो कैसा समझ आता? क्या तक बात समझ आ गई आप लोगों को? अब ये पूछ रहे हैं कि ये ग्राफ जो आपने, ये जो मिकाइल का सवाल है वही ये पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं ये ऐसा बनाया क्यों आप? ठीक है, अब आपने ऐसा इसीलिए बनाया है भाई कि जब चेंज या जिस ग्रेडियंट के बारे में बात कर लें कि जहां ग्रेडियंट कांस्टेंट या जहां पे ग्रेडियंट क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। फिर ग्रेडियंट क्या हो गया? 0 हो गया। फिर ग्रेडियंट दोबारा से नेगेटिव है लेकिन फिर से बढ़ा। तो ये सब कुछ हमने यहाँ बताना है कि जो जो इस ग्राफ में होता जा रहा है उसका ग्रेडियंट का वहां पर रिफ्लेक्ट करता जा रहा है। ग्रेडियंट था तो ईएमएफ भी था, ग्रेडियंट 0 हो गया तो ईएमएफ 0 हो गया। तो अब आप देखें जहां पर ग्रेडियंट 0 हुआ था, कहां पे ग्रेडियंट 0 हुआ था? यहाँ पर 0 हुआ था, तो मैंने वोल्टेज 0 उधर ही किया। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये आपने यहाँ पर लिखना है इस जगह। नेक्स्ट पे जाते हैं। एक्सप्लेन हाउ द इमिशन स्पेक्ट्रम प्रोवाइड्स द एविडेंस। ये तो बेटा अब यही बोलना नहीं कि मैं बताऊं, कल तुमने मुझसे पूछा ये सवाल
मिस्टर मिकाइल, कल जो रोक कर रिकॉर्डिंग में एविडेंस है, इसने रोक कर पूछा था ना सर एक दफा दोबारा बताएं लिखेंगे कैसे, फिर तुमने उस वक्त भी सुनी थी। मैंने क्या बताया था आपको, ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, याद आ गई ना, वहां पे भी याद कर लेना, ये नहीं कर रहा ऐसी याद। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में सारे कलर्स, सारी वेवलेंथ, सारे फोटॉन्स होते हैं, लेकिन जब उसका स्पेक्ट्रम बनता है तो उसमें से कुछ कलर्स गायब हो जाते हैं, कुछ फोटॉन्स गायब हो जाते हैं। कहां चले जाते हैं वो कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ द इमिशन स्पेक्ट्रम प्रोवाइड्स द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। अगर आपके पास स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं तो उसका मतलब है स्पेसिफिक फोटॉन्स हैं जो एब्जॉर्ब हुए थे, और जब वो रिलीज हो रहे हैं तो उसका स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो क्योंकि स्पेसिफिक कलर्स या स्पेसिफिक वेवलेंथ्स हैं तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल्स है वो भी स्पेसिफिक है, डिस्क्रीट है, मतलब उसमें कोई कंटिन्यूएशन नहीं है। ठीक है जी, so that the energy level X is minus 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है ना डेल्टा E का क्या फॉर्मूला होता है, Hc अपॉन डेल्टा लैम्डा, लैम्डा कर लो। अच्छा जी, अब हमें X नहीं पता, सही है, लेकिन हमें इनमें से एक एनर्जी पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना लेंगे, 658, ये डिफरेंस आया उसी का नैनोमीटर में। कितना आ गया ये, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल्स में। कैसे, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो कितनी है, और E1 माइनस E2 में आपके पास एक एनर्जी पता है, दूसरी एनर्जी हमें नहीं पता। जो पता है उसको भी किस में कन्वर्ट कर लो, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, फिर जो आंसर आ जाए उसको वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी उसको पहले जूल में कन्वर्ट कर लो, फिर जो फाइनल आंसर आ जाए उसको दोबारा से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं 3 पॉइंट आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करूं, E1 का जो आंसर आ जाएगा वो जूल में आएगा, उस आंसर को वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देना 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, फिर आपका आंसर आएगा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं बेटा, चेंज इन वेवलेंथ। रेडशिफ्ट क्या हो रही है वेवलेंथ, 686 पहले कितनी थी, 658 बढ़ गई ना, उसका क्या मतलब है, मूविंग अवे। सही है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ये अवे मूव करती जा रही है। स्पीड निकाल सकते हैं आप इससे, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन c। v निकालना है, डेल्टा लैम्डा डिफरेंस इन वेवलेंथ है, कहां से करेंगे, 686 658 या फिर 509 488, आपकी मर्जी है, सेम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे और c निकाल लेंगे इसमें, सॉरी v निकाल लेंगे इसमें। फिर आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू h नॉट इंटू d। तो जब हमें h नॉट निकालना है तो मैं निकालूंगा v अपॉन d से, v अब ऊपर निकाल चुके हो, सही है, और d इन्होंने आपको दे दिया है।
एक्सप्लेन हाउ पॉजिट्रॉन्स कम टू प्रेजेंट, कैसे आते हैं पॉजिट्रॉन्स? FDG की वजह से, FDG फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज, फ्लोरीन पॉजिट्रॉन एमिटर है। एक्सप्लेन हाउ पॉजिट्रॉन्स कॉज द इमिशन ऑफ गैमा। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, एनाइलेट करेगा, गैमा रे फोटॉन्स बनेंगे, ठीक है। शो दैट द वेवलेंथ ऑफ गैमा रेडिएशन डिटेक्टेड यूजिंग पैट स्कैन इज 2.4 पिकोमीटर। क्या करेंगे? गैमा रेडिएशन डिटेक्ट जो हुई है, पहले आप निकालेंगे क्या इसमें से? एनर्जी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जो मैंने बिल्कुल आखिरी स्लाइड पैट स्कैन से पढ़ाई थी, वो एनर्जी निकाल लो। फिर एनर्जी का फॉर्मूला होता है HC अपॉन लैम्डा, जिसमें से लैम्डा निकालो। तो पहले लगाएंगे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, मास पता है पॉजिट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 एक्सपोनेंट -31 इंटू C स्क्वायर करो, एनर्जी कितनी आई? एक का चाहिए, गैमा रेडिएशन एक की ना। एक गैमा रे की चाहिए तो आप एक ही का मास यूज कर लें, वरना वही होगा, एनर्जी को फिर से डिवाइड बाय 2 करके फिर गैमा की चाहिए होगी वापस। भाई कुछ से मल्टीप्लाई है, MC स्क्वायर की वैल्यू बता दो। ये एनर्जी आई है किसमें? जूल्स में। अब फॉर्मूला लगाओ E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, लैम्डा निकालो। E यहां से आया ना तुम्हारे पास, इसको तुम यहां लगा दो, लैम्डा निकाल लो, H और